हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज की क्लास हमारी जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग के जो पहला टॉपिक है वो है आपका 40 नंबर का। और उस 40 नंबर के टॉपिक के अंतर्गत जो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के आयोग हैं दोस्तों, आज हम उसी से संबंधित समस्त क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं कि आगामी एग्जाम्स में आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना देरी किए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1968 पेश की थी? तो दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP पेश की थी? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो किसने दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1968 को पेश किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों 1968 में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो है यहाँ पर पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, ये NEP 1968 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग या सार्जेंट आयोग। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है 1968, ये बेसिकली जो है ये कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उन पर आधारित जो है 1968 की NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसी पर आधारित है। तो इसका जो बेस है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट रखे गए हैं वो सारे सारे कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, NEP 1968 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, जो NEP 1968 है इसका जो बेसिक एम है, ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इसका रखा गया था वो क्या रखा गया था? ठीक है दोस्तों, जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन है शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना, या प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, सैन्य शिक्षा को मजबूत करना, या केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि प्रवक्ता स्क्रीनिंग के आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हमने अपने जो है इसी प्लेलिस्ट में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको वहाँ से मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जो 1968 का जो प्राथमिक उद्देश्य था NEP 1968 का, वो था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। तो जो बेसिक एजुकेशन थी दोस्तों, इसका बेसिक एजुकेशन को सार्वभौमिक करने का उद्देश्य NEP 1968 में रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, NEP 1968 ने शिक्षा के किस पैटर्न की सिफारिश की थी? ठीक है, जो हमारा 1968 वाला जो NEP है दोस्तों, इसने किस पैटर्न की सिफारिश की थी शिक्षा के लिए? तो दोस्तों, ऑप्शन है 10+2+3। बेसिकली ये क्वेश्चन लगभग सभी अभ्यर्थियों को आएगा। 5+3+3+4, 12+3 या 8+4+4। तो दोस्तों, जो NEP 1968 है, ये इसकी जो सिफारिशें हैं वो लगभग कुछ ही वर्षों पहले तक ये पूरी इसी सिफारिशों को इसमें लागू किया गया है एजुकेशन में, और अभी भी जो है मैक्सिमम वही यूज़ हो रहा है। जब NEP 20 आएगा तो उसके बाद जो है ये पैटर्न सारा को लागू होने के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1968 में शिक्षा किस पैटर्न पर सिफारिश की थी? ये की थी 10+2+3, ठीक है। और जितने भी अभ्यर्थी अभी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो सभी लगभग 10+2+3 की ही एजुकेशन लेके जो है आगे चल रहे हैं। तो यही जो है 1968 से यही पॉलिसी जो है एजुकेशन की चली आई है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1968 में किस भाषा नीति पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों जो 1968 की पॉलिसी है उसके अंतर्गत किस भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है एकल भाषा नीति, द्विभाषा नीति फॉर्मूला, या त्रिभाषा फॉर्मूला, या कोई भाषा नीति नहीं। तो दोस्तों 1968 में जो एनईपी 1968 है इसके अंतर्गत दोस्तों त्रिभाषा फॉर्मूला का पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये आप अभी सभी लोग जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमारे जो है 3 भाषाएं हैं, मातृभाषा होती है और राजकीय भाषा होती है। ये जो भाषाएं हैं दोस्तों हमारी, ये तीनों भाषाओं को दोस्तों इसमें जो है त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो त्रिभाषा फॉर्मूला इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों जो त्रिभाषा का है, इसमें पहली भाषा जो मातृभाषा में होगी वो क्षेत्रीय भाषा होगी, यानी कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, और दूसरी भाषा क्या है दोस्तों? दूसरी भाषा हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी इसके अंतर्गत दूसरी भाषा के रूप में ली जा सकती है। और जो तीसरी भाषा होती है दोस्तों वो अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, या तो अंग्रेजी ही होगी और या जो है आधुनिक भाषा जो यूज़फुल है। क्योंकि दोस्तों उस समय जो था अंग्रेजी का बोलबाला था, क्योंकि भारत जो है अंग्रेज़ों के गुलाम रहा था और अंग्रेजी को जो है महत्व देना भी ज़रूरी था, क्योंकि उस समय उस भाषा के माध्यम से बहुत कुछ जो है गेन करना था। तो इसलिए जो है तीनों भाषाओं को महत्व दिया गया था। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा को भी इम्पोर्टेंस दे दी गई थी, और हिंदी जो हमारी राजभाषा है, राजकीय भाषा है, उसको भी यूज़ किया गया था। ठीक है, और उसके अलावा अंग्रेजी जो है या कोई आधुनिक भारतीय लैंग्वेज जो है उसको इम्पोर्टेंस त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत रखा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एनईपी 1968 के अनुसार शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया था? तो सकल घरेलू घरेलू जो अनुपात होता है दोस्तों इसको कहते हैं जीडीपी, इसको जीडीपी कहा जाता है। और शिक्षा के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया था 1968 में? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एनईपी 1968 की बात हो रही है। तो 1968 में जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों 1%, 3%, 6% या 10%। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझने वाली बात है कि जो जीडीपी है उसका जो है उस समय 1968 में 6% की अनुशंसा की गई थी कि टोटल जो खर्च होगा उसमें से 6% जो खर्च किया जाएगा वो शिक्षा पर किया जाएगा। तो ये वहाँ पर एनईपी 1968 में ये बात रखी गई थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण शिक्षा के संबंध में एनईपी 1968 का एक प्रमुख फोकस क्या था? तो दोस्तों जो ग्रामीण शिक्षा के संबंध में अगर 1968 की बात करें तो एनईपी 1968 ने ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में क्या उस समय फोकस किया था, किन बातों पर? ऑप्शन है ग्रामीण स्कूलों के पूर्ण निजीकरण, विशिष्ट शहरी शिक्षा केंद्र की स्थापना, ग्रामीण विद्यालयों में वयस्क शिक्षा का विस्तार, या ग्रामीण शिक्षा में सरकार की भूमिका को कम करना। तो दोस्तों यहाँ पर एनईपी का जो मेन फोकस क्या रहा था, आप इसको समझ सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रामीण विद्यालयों और वयस्क शिक्षा का विस्तार करने की बात यहाँ पर कही गई थी एनईपी 68 में, क्योंकि ग्रामीण में क्षेत्रों में विद्यालयों का विकास करना जरूरी था, विस्तार करना जरूरी था, और वयस्क शिक्षा को अगर मजबूत बनाकर जो है देश को एक मजबूत नागरिक जो है देने की बात इसमें सोची गई थी। तो इसलिए एनईपी 68 ने मुख्य फोकस इस बात पर भी रखा था दोस्तों, ग्रामीण विद्यालयों के बारे में भी सोचा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एनईपी 1968 ने किस स्तर पर शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किया था? अब देखिए एनईपी 1968 ने किस स्तर पर शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन है केवल प्राथमिक शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा, या केवल व्यावसायिक शिक्षा। तो एनईपी 1968 ने दोस्तों किस जो है शिक्षा के लिए के विकास को प्रोत्साहित किया था?
ये टारगेट था दोस्तों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तीनों प्रकार की शिक्षाओं पर दोस्तों एनईपी 1968 का जो है फोकस रहा था। तो ऐसा नहीं कि किसी माध्यम को कम कर दिया जाए, यानी कि बेस को भी बनाना था और साथ ही माध्यमिक शिक्षा पर भी बल दिया इन्होंने और साथ ही उच्च शिक्षा की महत्ता को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है दोस्तों। ठीक है, 1968 ने एनईपी 1968 ने। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईपी से क्वेश्चन आपका आएगा क्योंकि 40 नंबर का पेपर होना है दोस्तों, इससे समझ सकते हैं आप। तो 40 में से कम 2 क्वेश्चन तो एनईपी से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत एनईपी 68 काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, काफ़ी परिवर्तनशील रहा है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनईपी 1968 का उद्देश्य शिक्षा में किस प्रमुख चुनौती का समाधान करना था? तो एनईपी 1968 का जो उद्देश्य शिक्षा में के क्षेत्र में किस जो है प्रमुख चुनौती को समाधान करना था? ऑप्शन है राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताएं, अत्यधिक जनसंख्या या शिक्षा का निजीकरण। तो दोस्तों ये जो चुनौतीपूर्ण समाधान किया, इसका समाधान क्या करना था एनईपी 1968 ने? तो ये था दोस्तों जो शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताएं पाई जा रही हैं, उसको दोस्तों उस चुनौती को समाधान करने का इसका मुख्य उद्देश्य रहा था एनईपी 1968 का। ठीक है, ये इसका मुख्य रहा था कि शिक्षा में क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उनको कम किया जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी 1968 की सिफारिश नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो एनईपी 1968 की सिफारिश नहीं थी, ये पूछा गया है। अब 1968 में किस चीज़ को सिफारिश नहीं की गई थी? जैसे सामान्य स्कूल प्रणाली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में सुधार, संस्कृत और शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करना या उच्च शिक्षा का निजीकरण। तो दोस्तों कौन सा इसमें जो है एनईपी 1968 की सिफारिश नहीं थी? तो ये जो नहीं थी दोस्तों वो आपका था उच्च शिक्षा का निजीकरण। ठीक है, तो हायर एजुकेशन को निजीकरण करना, प्राइवेटीकरण करना इनका उद्देश्य नहीं था, निजीकरण करना इनका उद्देश्य नहीं था, ये इसकी सिफारिश के अंदर बिल्कुल नहीं था। बाकी सामान्य स्कूली प्रणाली थी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शिक्षा में सुधार करना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाने का टारगेट था, संस्कृत शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि ऐसा नहीं कि उस समय दोस्तों संस्कृत को भी महत्व दिया गया था और जो शास्त्रीय भाषाएं थी उन पर विशेष ध्यान देने की ओर एनईपी 1968 ने काफ़ी प्रयास किए थे दोस्तों। ठीक है, सिफारिशें की थी, तो इसलिए 1968 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे रिलेट क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलने वाला है। इसलिए बिना स्किप के पूरे क्लास को वॉच कीजिए और जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पर आप नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज आप इस वीडियो को बार बार सुनकर भी अपना जो है मेमोराइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब भी आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते करते वीडियो प्ले कर दें और उसको सुनते भी रहें दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, माइंड में आप सुनते रहेंगे और जो चीज़ें आपको टफ लगें एक बार आराम से बैठ के इसके नोट्स भी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, एनईपी 1968 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस पहलू पर जोर दिया गया था? अब दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही गई थी, तो इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया था एनईपी 68 में? ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी लाना, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को समाप्त करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना या शिक्षकों के लिए स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हर कोई समझ सकता है। जब शिक्षक प्रशिक्षण की बात आएगी और एनईपी ने जब सभी प्रकार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पर महत्व दिया है, तो शिक्षक प्रशिक्षण पर भी जरूर जोर दिया होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि शिक्षक बिना ट्रेंड शिक्षक के कैसे पढ़ाई मजबूत हो सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाकर जो है यहाँ पर एक अच्छे ट्रेनिंग टीचरों को देकर, तो वहाँ पर जो है शिक्षा प्रशिक्षण मजबूत करके ही शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सकता था। तो इसलिए एनईपी 1968 ने शिक्षा प्रशिक्षण को ज़्यादा महत्व दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है, एनईपी 1968 का उद्देश्य अकादमिक अध्ययन के साथ साथ किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देना था? तो जो एनईपी 1968 का उद्देश्य अकादमिक अध्ययन के साथ साथ
एकेडमिक एजुकेशन के अलावा दोस्तों ये क्या देना चाहते थे, एकेडमिक लर्निंग के अलावा ये कराना चाहते थे, शिक्षा को बढ़ावा देना था। इनका क्या, किस प्रकार की शिक्षा को महत्व देना था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, केवल कला शिक्षा, या व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, सैन्य शिक्षा, या केवल धार्मिक शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो है दोस्तों, केवल कला शिक्षा देकर भी जो है व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसके अलावा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, दोस्तों यहाँ पर जो है एनईपी 1968 चाहती थी कि जो भी व्यक्ति, यानी कि जो भी बालक अध्ययन करे, तो वो क्या करे, वो ऐसा बने कि फ्यूचर में जो है वो अपना खुद का कुछ कार्य कर सके, या टेक्निकली, और या वो कुछ न कुछ व्यावसायिक तौर पर डेवलप हो सके। ठीक है, तो जिससे वो खाली ना रहे, मतलब वो उसकी एजुकेशन बर्बाद ना जाए। तो इस प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन देना इसका उद्देश्य था। व्यावसायिक और जो है तकनीकी शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य रहा था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एनईपी 1968 को लागू करने में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों एनईपी 1968 1968 को लागू करने में किस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? ऑप्शन है यूजीसी, नीति आयोग, और सीबीएसई, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो दोस्तों एनईपी 1968 को लागू करने के लिए किसका मेन रोल रहा था, यह हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास यूजीसी और नीति आयोग, सीबीएसई और डीआरडीओ। तो दोस्तों इसमें जो मेनली सहयोग दिया गया था वो दिया गया था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दोस्तों 1968 को लागू करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया था, मतलब एक भूमिका निभाई थी इसके लिए। और जो जो सिफारिशें थी दोस्तों कौन से आयोग की थी, वो आपको याद होगा, हमने पहले ही शुरू में ही बता दिया था। वो थी दोस्तों कोठारी आयोग की। किस पर आधारित था ये? कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है दोस्तों। और इसमें जो है किस संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनईपी 1968 की प्रमुख आलोचना क्या थी? तो एनईपी जो 1968 जो था, इसका इसके प्रमुख आलोचना क्या थी दोस्तों? ठीक है, अब इसकी आलोचना क्या थी? तो ऑप्शन है आपके, तकनीकी शिक्षा में ध्यान का अभाव। ठीक है, क्योंकि किस चीज़ में इसने कमी रखी उस चीज़ को आलोचना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब किस चीज़ में इसमें कमी रखी है वही तो आलोचना का कारण बनेगा। ठीक है, तो कौन सा अभाव था? तकनीकी शिक्षा पर ध्यान पर अभाव था, या धन की कमी के कारण खराब कार्यान्वयन था, या निजीकरण पर अत्यधिक जोर दिया था, या भाषाओं का कोई ध्यान नहीं दिया था? तो एनईपी 1968 की जो मुख्य आलोचना थी दोस्तों, वो था धन की कमी के कारण खराब कार्यान्वयन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर जो है एनईपी 1968 के में जब जो भी जो है इन्होंने बेसिक पॉइंट्स रखे थे, उसको कार्यान्वयन करने के लिए धन की आवश्यकता थी, और उसमें धन की कमी होने के कारण, क्योंकि केवल जीडीपी का 6% ही खर्च करने की बात कही गई थी, तो इतने में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, जिस कारण से धन की कमी के कारण जो जो इसकी व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल सही से नहीं डेवलप हो पाई। ठीक है दोस्तों, तो धन की कमी के कारण खराब कार्यान्वयन इसका मुख्य कारण रहा था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नीति एनईपी 1968 का उत्तराधिकारी बनी? तो दोस्तों जो 1968 थी, इसका उत्तराधिकारी कौन सी नीति बनी फिर? मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसके बाद कौन सी नीति आई थी, ठीक है, जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया, यानी कि इसमें उसमें जो कमियां थी उसको सुधार किया। तो कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन है आपका, एन ई पी 1986, एन ई पी 2020, आर टी ई अधिनियम 2009, या एन ई पी 1978। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें किसने जो है इसका ये उत्तराधिकारी कौन सी बनी थी? वो बनी थी एन ई पी 86, 1986। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं इनके नंबर केवल अल्टरनेट हो गए हैं आपस में। ठीक है, बदल गए हैं, 68 का 86। ठीक है दोस्तों, तो 86 से दोस्तों ये पूरा शैक्षिक नीति एनईपी 1968 पर आधारित है, और 1968 पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन थे उनमें जो कमियां पाई गई थी उनको सुधार किया था 1986 ने। तो एन ई पी 96 ने, सॉरी, एन ई पी
1986 ने दोस्तों ये 1968 की जो कमियां थी उनको सुधार किया था, इसलिए इसको इसका उत्तराधिकारी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1968 ने शिक्षा में केंद्र और राज्य सरकारों को क्या भूमिका सौंपी थी? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है दोस्तों, इसने शिक्षा में केंद्र और राज्य सरकारों को क्या भूमिकाएं सौंपी थी? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की आपसी भूमिकाएं इसमें निर्धारित की जाती हैं और उसके आधार पर दोस्तों कोई भी काम जो है प्रॉपर हो पाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है, केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, नहीं। केवल राज्य सरकारें ही जिम्मेदार थी, या केवल केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त जिम्मेदार थी, या इसमें जो है कोई सरकारी भागीदारी नहीं थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलके संयुक्त रूप से किसी भी व्यवस्था को ज़्यादा चलाती हैं। तो यहाँ पर भी यही इसमें टारगेट दे दिया गया था, केंद्र और राज्य सरकारों को दोनों को संयुक्त जिम्मेदारी दे दी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 1968 में अनुशंसित समान स्कूल प्रणाली का क्या महत्व था? तो 1968 में जो अनुशंसित जो समान स्कूल प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उसमें क्या इसका क्या महत्व था दोस्तों? ऑप्शन है, विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम स्थापित करना, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करना, या निजी स्कूल शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना, या सरकारी स्कूलों को खत्म करना। तो 1968 में जो अनुशंसित समान स्कूल प्रणाली थी, इसका क्या महत्व था दोस्तों? तो इसका जो महत्व था दोस्तों क्या था, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो ये है दोस्तों आपका सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करना। तो 1968 में अनुशंसित किया गया था कि समान स्कूल प्रणाली का जो समान स्कूल प्रणाली रहेगी वो सभी प्रकार के छात्रों के लिए समान शिक्षा का अवसर सुनिश्चित कराएगी। ये यहाँ पर अनुशंसित किया गया था, यानी कि ये अपेक्षा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये माना गया था कि जो छात्र हैं, चाहे वो किसी प्रकार हैं, किसी धर्म वर्ग, या जो है अगर वो विकलांग है, या कुछ इस प्रकार से कोई भी हैंडीकैप्ड वगैरह वगैरह कुछ भी हो, बट वो जो है उनको समानता का महत्व दिया जाए, मतलब शिक्षा के लिए अवसर उनके सुनिश्चित किया जाए, समान अवसर दिए जाएं, धर्म जाति और इनका भेदभाव न किया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर अनुशंसित की गई थी 1968 में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों को इस एग्ज़ाम्स के लिए, आपका स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए इसकी आवश्यकता है, उन सभी अभ्यर्थियों की को आप ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे की हेल्प करने से ही सफलता भी मिलती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एनईपी 1968 ने वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए किस विषय क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया? तो एनईपी 1968 ने वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया था? ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, और दर्शन शास्त्र, या राजनीति विज्ञान। तो किस विषय पर महत्व दिया था दोस्तों इन्होंने? तो इन्होंने जो वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना है, तो सामान्य सी बात है दोस्तों, विज्ञान और गणित विषय को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था, साइंस एंड मैथ। ठीक है दोस्तों, तो साइंस और मैथ सब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पर क्या क्या दिया था, बहुत ज़्यादा शिक्षा विषय क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया था, जिससे बच्चे में वैज्ञानिक स्वभाव में बढ़ावा हो, यानी कि उसके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करने का टारगेट रखा गया था एनईपी 68 में। तो विज्ञान और गणित विषय को महत्व दिया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी हमारी, इसने 1968 ने एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो इसके ऑप्शन है, नहीं, इसमें अनिवार्य शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया था। हाँ, इसने 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी। हाँ, इसने सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी। नहीं, इसका ध्यान केवल उच्च शिक्षा पर था। तो दोस्तों आप इसके किस आंसर से सेटिस्फाइड हैं, किस आंसर को जो है सही मानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो सत्यता है वो ये है
कि ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ना 1968 दोस्तों एक निश्चित स्तर पर शिक्षा के को अनिवार्य बना दिया था इसने। कौन से स्तर तक? 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की इन्होंने सिफारिश की थी दोस्तों। इन्होंने सिफारिश की थी कि कम से कम 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो मतलब 14 वर्ष की आयु तक बच्चा स्कूल ना छोड़े, और जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये इन्होंने सिफारिश की थी, हालांकि अप्लाई बाद में हुआ था, इसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ था, लेकिन अभी भी ये वर्तमान में भी ये सब कुछ लागू है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, और ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसलिए अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्या है अंतिम क्वेश्चन, देखते हैं। NEP 1968, NEP 1968 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन है, इसे पूरे भारत में बिना किसी चुनौती के सफलतापूर्वक लागू किया गया। दूसरा है, इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसने शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के सहयोग को हतोत्साहित किया, या इसने सार्वजनिक स्कूली शिक्षा को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर तो अगर हम देखें तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत बनते हैं, कि दोनों कथन बिल्कुल भी गलत साबित हो रहे, कि हतोत्साहित भी नहीं किया था और समाप्त भी नहीं किया था। ठीक है, बट इसे पूरे भारत में बिना किसी चुनौती के सफलतापूर्वक लागू किए, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत आई थी। ठीक है, आपको पता ही है कि इसमें चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आई थी, हमने पिछले क्वेश्चनों में भी चर्चा की थी। तो यहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत थी, और क्योंकि धन की कमी थी जिस कारण से ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था, और भी बहुत सारी समस्याएं आई थी दोस्तों। लेकिन इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो स्पष्ट था, कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। ये था NEP 1968 का मुख्य उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? ज़रूर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए मिलती रहेंगी, और चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, तो इसलिए जो है आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनमें से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रवक्ता स्क्रीनिंग का प्रीवियस पेपर उठाओगे तो उसमें आपको इसी प्रकार के क्वेश्चनों को महत्व दिया गया है। सीधे डेट रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं बड़े बड़े से, और जिनका जो है चारों ऑप्शन पढ़ने भी कंपलसरी हैं और उसको समझना भी ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने लगातार कराए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित जो हमने पैटर्न करा रखा है, हिंदी, सामान्य ज्ञान और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन करा रखे हैं, जो भी टॉपिक करा रखे हैं, उनको आप जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही उत्तराखंड से संबंधित कंप्लीट सिलेबस हमने करा दिया है दोस्तों, अपने प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब कुछ ऐसा ही करेंगे, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे लगातार आपको हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और साथ ही UKSC और UKPSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी जानकारियाँ आती हैं, उनको हम पहले आप तक पहुँचाते हैं, इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।